हाँ जी, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप देखे थे, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड द सीक्रेशन। ये क्या थे हमारे 3 स्टेप्स जो थे हम यूरिन फॉर्मेशन में फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो इसमें जो होता है हम हमारा क्या पार्टिसिपेट करता है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल को, ये दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बोमेंस कैप्सूल और के पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज क्या होता है, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, जिसके हिसाब से हमारा क्या हो जाता है, 180 लीटर, अप्रोक्स 180 लीटर पर डे का हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना हो जाता है, इतना फिल्टर होता है। ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ठीक है, हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है, इसमें कुछ प्रेशर्स पड़ते हैं। ठीक है, हम उसको बताएंगे। इसमें हम कुछ प्रेशर्स पड़ते हैं, तो वो प्रेशर्स हम अभी डिफाइन करेंगे। तो उसको अच्छे से देख लेना। चांस में क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो कोई श्योरिटी नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन चांस में आ जाते हैं। ठीक है। तो 3 लेयर बना हुआ होते हैं। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। पहली लेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और दूसरी लेयर इपिथीलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, और भाई इन दोनों के बीच का जो आता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। दोनों को अटैच करने के लिए हमारा क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। ये तीनों मिलके क्या कर लेती हैं, हमारी एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो वो बना लेती है। अब सीधी सी बात है भाई, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है तो पोर्स तो जरूर होंगे। जब हमारा कोई भी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, कोई भी फिल्ट्रेशन लेयर होती है, तो उसमें भाई पोर्स तो होते हैं, तभी तो हमारा फिल्टर होगा, है ना, कि जो जो फिल्टर होना होगा हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। तो ऐसा सेम इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे एंडोथीलियम और इपिथीलियम दोनों में पोर्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे फिल्ट्रेशन पोर्स हैं। ये जो दिख रहे हैं हमने पॉइंट आउट किए हैं डायग्राम में, ये फिल्ट्रेशन पोर्स हैं। और जो ये नीचे हमारे इपिथीलियम है, इसमें कुछ पोडोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, पोडोसाइट सेल्स होती हैं, जो क्या बनाती हैं, स्लिट पोर्स बनाती हैं। क्या बनाती है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर, जो भी बोलना चाहो आप। ठीक है। तो ये हमारी एक पूरी ऑल ओवर एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना देती है। तो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से सब कुछ पास हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। क्यों भाई, प्रोटीन का साइज होता है बड़ा, प्रोटीन का साइज इन पोर से बड़ा होता है, तो सब फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन नहीं जा पाती है भाई वुमेन कैप्सूल में। ठीक है, बाकी क्या होता है, सब चला जाता है। इसलिए हम इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं भाई। तो ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जो कि क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आता है। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब। क्यों, अरे भाई हम तो 180 लीटर पर डे जो है हम फिल्टर कर रहे हैं, तो क्या इतना रिलीज कर सकते हैं, या इतना हमारे पास होता भी है, नहीं भाई, इतना हमारे पास कहाँ होता है। हम तो वो बार बार फिल्टर करते हैं। ठीक है। तो और हम यूरिन रिलीज कितनी करते हैं पूरे दिन में, 1 to 1.5 लीटर पर डे रिलीज करते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ, ये भाई हुआ रीएब्जॉर्प्शन से। क्यों, क्योंकि नियरली 99% जो फिल्ट्रेशन था, वो फिल्ट्रेट था, वापस क्या ले लिया हमने, रीनल ट्यूब्यूल से वापस ले लिया। तुम नहीं ले जा सकते हो इतना, इतना ले जाओगे वैसे तो हमारे पास है ही नहीं। और अगर मानो कि इससे थोड़ा भी, ये 1 से 1.5 लीटर से अगर हमारा 2.5 3 4 3 लीटर भी, 2.5 लीटर भी चला गया ना, तो बहुत हो जाता है भाई, बहुत। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे टिब्यूल्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। टिब्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब क्या होते हैं, रीएब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
रीएब्जॉर्प्शन हमारा एक्टिव भी हो सकता है, रीएब्जॉर्प्शन हमारा भाई पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव मतलब एटीपी के यूज से, मतलब अगेंस्ट ग्रेडियंट, अगेंस्ट ग्रेडियंट कि हमें कोई आयन है ऐसे एब्जॉर्ब करना है अगेंस्ट ग्रेडियंट तो हम एटीपी करेंगे, और अगर अलोंग ग्रेडियंट चल रहा होगा तो हम पैसिव से कर लेंगे, बताओ, है ना, विदाउट यूज ऑफ एटीपी। ठीक भाई, ये काम हो गया हमारा। अब आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जब हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हम सिक्रीशन भी तो देंगे, मतलब हमें तो मेंटेन करके चलना है। हमने तो अभी तक यही सीखा है कि हमको सब कुछ मेंटेन करके चलना है। तो ये मेंटेन करके हम कैसे चल सकते हैं, जब हम बदले में उसको कुछ दे भी, मतलब टिब्यूल को जो है बदले में हम कुछ आयंस दे, जब हम उससे ले रहे हैं तो हमें उसको भी देना पड़ेगा, जिससे हमारा जो आयनिक बैलेंस है, मेंटेनेंस है, वो रहे। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्यूबुलर सेल इनटू द फिल्ट्रेट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं भाई, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं हम इसको। ठीक, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों जरूरी होता है यूरिन फॉर्मेशन में, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जस्ट अभी जो बताया हमने। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से हमको समझाता है। येलो पार्ट से जो दिया हुआ है ये हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, और जो हमारा ये पिंक कलर से दिया हुआ है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है ना, याद हो अगर कि हमारा जो इफ्रेंट आर्टेरियोल होता है वो हमारी कैपिलरीज में टूटता है और जो हमारे ट्यूब्यूल्स के आसपास रन करता है। ठीक है, तो जो जितना भी एक्सचेंज होता है सब ट्यूब्यूल और हमारे कैपिलरीज के बीच में होता है भाई, ट्यूब्यूल्स और कैपिलरीज के बीच में होता है। तो देखो यहाँ Na+ हमारा ट्यूब्यूल से कैपिलरी में जा रहा है, तो यहाँ पे K+ हमारा कैपिलरी से किसमें आ रहा है, ट्यूब्यूल में आ रहा है। तो लगभग क्या होता है, अपन लोग क्या सोच के रखते हैं, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ट्यूब्यूल को लेके चलते हैं अपने मन में कि रीएब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्ब कर रहा होगा कोई चीज, और सिक्रीशन मतलब ट्यूब्यूल कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, यही हम मन में लेके चलते हैं ना। ठीक है, लेकिन ये मन में लेके तुम यहाँ पे नहीं चल सकते। क्यों, देखो यहाँ रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, हमारी कैपिलरी में जा रहा है, और सिक्रीशन में क्या हो रहा है, हमारे ट्यूब्यूल में आ रहा है ना। तो जब तुम लोग पढ़ो एनसीईआरटी को रीड करो तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। आगे चलते हैं। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, सबके मैम पार्ट हमें वाइज। मैम K+ और H+ आयंस की ज़रूरत नहीं होती मैम। K+H+ आयंस की जरूरत नहीं होती मतलब, मैम क्योंकि मैम हम सोडियम की जगह मैम हम उसको दे रहे हैं ना मैम, तो अरे ऐसा नहीं है हम पूरे दे रहे हैं भाई, ना ना बेटा पूरे नहीं दे रहे हैं हम। ठीक है, हम बदले में चल रहे हैं। अभी हम जब मेंटेनेंस देखेंगे तो तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि हम Na+ ही Na+ हम यूरिन में निकाल रहे हैं, सॉरी K+ यूरिन में निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अभी इस चीज को तुम समझ जाओगे, अभी हम जब क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब मेंटेन करना बताएंगे, अभी आएगा अपनी आगे प्रोसेस काउंटर करेंट मैकेनिज्म, तो उसमें तुम समझ जाओगे कि चल क्या रहा है ना। जरूरत होती है अपने अपने पास K+ की भी जरूरत है, H+ की भी जरूरत है, Na+ की भी जरूरत है। तो अपन बस ये एक्सचेंज कर किस लिए रहे हैं, जिससे ग्रेडियंट मेंटेन रहे, तो सॉरी ग्रेडियंट नहीं, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, बस हम इसलिए दे रहे हैं ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि हमें K+ की जरूरत नहीं है, H+ की जरूरत नहीं है तो भाई ले जाओ तुम, हमें जरूरत है, हमें वेस्ट नहीं होते हैं K+H+ हमारे लिए। नहीं भाई कि Na यूजफुल होते हैं तो हमने रख लिया, K+ वेस्ट होता है तो हमने दे लिया, ना ना ना, ऐसा नहीं है। अभी हम ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं, अभी जस्ट तुम आगे देख लोगे कि ये पूरा फंक्शनिंग चलती कैसे है। ठीक है ना, ये वाला डाउट मत लाना। ठीक, अपनी बॉडी में सबकी जरूरत होती है, K+ की भी, H+ की भी, Na+ की भी। माना Na+ की जरूरत ज्यादा होती है ना, ये आयनिक बैलेंस जो रहता है बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस प्ले करता है, तो लेकिन सारे आयंस की इम्पोर्टेंस होती है भाई। अब आ जाता है पीसीटी। नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर एब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। कितना, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट जो होता है
वो इस सेगमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? अगर याद हो, इसके पास कौन सी लेयर होती है? कौन सी लेयर होती है इसके पास? पीसीटी की स्पेशल बात क्या होती है, बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भाई, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं इसमें क्या होती है, माइक्रोविलाइज होती हैं, ऐसी 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 छोटी 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 सी विलाइज होती हैं, है ना। और ये विलाई क्या करती है, माइक्रोविलाई इसका सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, तो करीब करीब 70 to 80% जो रहती है यही अकेली एब्जॉर्ब कर लेती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। अरे भाई जब ये इतना सारा एब्जॉर्प्शन कर रही है, रीएब्जॉर्प्शन कर रही है, तो सिक्रीशन भी तो करेगी। तो ये क्या करती है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ आयन, अमोनिया और SCO3-, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले आ जाता है, तो लूप ऑफ हेनले जो होता है इसमें रीएब्जॉर्प्शन इतना खास नहीं होता है, रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, इतना खास कुछ नहीं होता है। लेकिन इसका मेन मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है इसमें, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना होता है ना, जैसे अभी बताएंगे और हमने शायद पहले भी बताया हुआ है कि क्या क्या होता है ना। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में हमारी परमिएबिलिटी और चेंज होती है, डिसेंडिंग असेंडिंग में परमिएबिलिटी चेंज होती है। डिसेंडिंग जो होता है परमिएबल टू वाटर होता है, और असेंडिंग जो होता है परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक। इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा रीएब्जॉर्प्शन हो उसमें, कैसा होता है, कंडीशनल होता है। मतलब कि मानो यूरिन डाइल्यूटेड है हमारी, ठीक है, और हम डाइल्यूट यूरिन थोड़े ना एक्सक्रीट कर सकते हैं, डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट कर देंगे तो हमारे में तो भाई फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो हमारा रीएब्जॉर्प्शन फिर किस में होगा, डीसीटी में होता है। Reabsorption of SCO3- and selective secretion of हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन और अमोन, इनका क्या होता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट तो एज सच नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा वाटर का, है ना। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब यूरिन, अगर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन निकल गई, ठीक है, तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आने हैं। कलेक्टिंग डक्ट से अगर यूरिन रिलीज हो गई, रीनल पेल्विस तक पहुंच गई, फिर उस यूरिन के कंटेंट में कुछ चेंज नहीं आना है, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी में इतनी पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो उसको चेंज कर पाए। तो कलेक्टिंग डक्ट लास्ट पार्ट होता है जो उसको चेंज कर सकता है ना। उसको अगर यूरिन डाइल्यूट है तो उसको कंसंट्रेट कर सकता है, कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब करके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है भाई, जिससे क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रेजेंट होती है। इट आल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनके काम हो जाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है भाई, है ना। अब जो परमिएबिलिटी वाला है हम वो डिफाइन करते हैं कि परमिएबिलिटी वाला हम क्या बात कर रहे थे। होता क्या है, जब हमारा ये आसपास क्या है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, नेफ्रॉन के आसपास क्या है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स, देखो यहाँ तक कॉर्टेक्स था, इसके बाद से मेड्यूला आ गया, तो यहाँ क्या है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या होता है, 300 मिली ऑस्मोलैरिटी होती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 1200 हो जाती है, मतलब हम जब इनर मेड्यूला तक पहुंचते हैं तो 1200 हो जाती है, ठीक। अब जब हमें अंदर और बाहर का पता है तुम्हें कि बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, तो जब हम 300 से 1200 की साइड मूव कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हम अंदर का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, पानी को बाहर भेज के। तो हमारा जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा वो कैसा होगा, परमिएबल टू वाटर। वाटर, तभी पानी बाहर जाएगा। अब पानी जब बाहर चला जाएगा, अंदर आयंस बचेंगे,
मतलब ये कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है भाई, अब ये हमारा असेंडिंग में कैसे जा रहा है, 1200 टू 300, मतलब अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। सबसे अच्छा तरीका होता है ये याद करने का। अगर हम सिंपल सिंपल याद कर लेते हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग, तो हम कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम याद करते हैं तो कंफ्यूज होना बनता ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने ये पढ़ लिया कि असेंडिंग डिसेंडिंग वाला। फिर हमने एक बताया था कि जो पीसीटी होता है वो हमारा आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। असेंडिंग जो होता है हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है। और डीसीटी हमारा वापस से आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। ठीक, तो अभी क्या है हमारा, इसमें सारे पार्ट्स इसमें बताए हुए, इस चीज को याद रखना है ना, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये जो डीसीटी है, देखो यहाँ पे ये प्रॉपर डायग्राम है, सच में प्रॉपर डायग्राम है ये, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो आर्टेरियोल्स थे, ठीक है, ये आर्टेरियोल्स है हमारे, और ये क्या है, डीसीटी है। ये डीसीटी है। हमने जो डायग्राम बनाया था वो बहुत सिंप्लीफाइड था, मतलब सिर्फ तुम्हें स्ट्रक्चर समझने का। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है कि हमारा जो डीसीटी होता है बिल्कुल हमारा ग्लोमेरुलस के पास में होता है। ग्लोमेरुलस के पास में होता है। तो ये जो पास है, इस रीजन में क्या होता है, मैक्यूला डेंसा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। इसको हम जक्स्टा मेडुलरी अपार्टस बोलते हैं, जीजीए बोलते हैं, जेजीए। ठीक है, इसको याद में रखना, वापस आएगा हम वापस बताएंगे, लेकिन अभी डायग्राम में दिख रहा है इसलिए हमने इसको बता दिया। अब आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म क्या चलती है भाई, है ना, इसको हम काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्यों भाई, अगर याद हो तो हमने बोला था कि वैसा रेक्टा हमारा कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनले के पास, याद आया, लूप ऑफ हेनले होता है, उसी के पास हमारा वैसा रेक्टा होता है। तो ये हमारे वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले ही बताए गए हैं, ये वाला लूप ऑफ हेनले है और ये हमारा वैसा रेक्टा है। ठीक है, ये एक के ऊपर एक होते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर समझने के लिए इसको क्या किया, बगल बगल में बना दिया। ठीक है, बगल बगल में बना दिया है, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। तो होता क्या है इसमें, बहुत प्रॉपर से देखना, लूप ऑफ हेनले में फ्लो है जो, और वैसा रेक्टा में जो फ्लो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। दिखाई दे रहा है, देखो इसका असेंडिंग डिसेंडिंग जो लिम्ब है उसमें ऐसे नीचे आ रहा है, फिल्ट्रेट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग में। और अगर इसका डिसेंडिंग देखो, वैसा रेक्टा का हम देखें, अगर वैसा रेक्टा का जो असेंडिंग वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसी को जस्ट हम उठा के इसके ऊपर रख दें तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग है, और यहाँ क्या आ जाता है, इसका असेंडिंग आ जाता है, वैसा रेक्टा का असेंडिंग। बस इस जस्ट बगल वाले सेगमेंट को इसके ऊपर रखने की कोशिश करो तुम, तो इसमें जो फ्लो चल रहा है वो ऑपोजिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें अगर ऐसा ऐसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसमें ऊपर जा रहा है। अगर इसका डिसेंडिंग लिम्ब है तो इसका असेंडिंग लिम्ब है, हो रहा है ना ऐसा। ठीक है, इसी को, इसीलिए हमने इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट नाम दिया है, इसीलिए हमने इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट नाम दिया है। क्यों, क्योंकि इनमें फ्लो जो है वो कैसा है, ऑपोजिट है दोनों के। ठीक है, दोनों का फ्लो कैसा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमने इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म नाम दिया। ये मैकेनिज्म होती क्यों है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, जो अभी हमने जस्ट तुम्हें बता दी ना कि भाई इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा वाटर निकल जाता है, यहाँ से हमारा आयन निकल जाते हैं, ऐसा ऐसा हो जाता है। इतना इजी बता दिया, लेकिन एक पूरी मैकेनिज्म चलती है इसमें। तो कैसी, देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा वाटर
जो डिसेंडिंग लिम्ब था उससे क्या हो रहा था, वाटर बाहर जा रहा था। ठीक है, वाटर बाहर जा रहा था, यहाँ सिर्फ आयंस बच रहे थे। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहे थे, सिर्फ आयन बच रहे थे। ठीक है भाई, यहाँ से आयन बच रहे थे। अब ये आयंस जो होते हैं वो कहाँ जाता है, यहाँ जा रहे थे, यहाँ से हमारे आयंस निकल रहे थे। तो देखो ये NaCl निकल रहा है ना, जहाँ हमने वहां Na+ निकलता हुआ बताया था, यहाँ पे देखो हमारे ये आयंस निकलेंगे। ठीक है, ये आयंस कहाँ चले जाएंगे, हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा में। ये चला गया NaCl। अब ये NaCl इससे ऐसे जाएंगे और कहाँ तक पहुंच जाएंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा में पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, क्योंकि ये असेंडिंग है, ये 1200 से 300 की साइड जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, NaCl ये रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ये NaCl हमारा रिलीज करता है, और जो यहाँ से H2O निकल रहा था वो ये लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म देख रहे हो, एक से जो निकल रहा है वो दूसरा ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट होता है। मतलब जो मैकेनिज्म चलती है हमारी, वो कौन कौन मिलके करता है, वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मिलके करते हैं। ठीक है, वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मिलके करते हैं भाई ये मैकेनिज्म जो होती है, वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मिलके करते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में इसमें कुछ कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ही क्या करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे का सिक्रीशन करते रहते हैं, है ना। उसने सिक्रीट किया, उसने लिया, फिर उसने सिक्रीट किया, उसने लिया, ऐसे करते रहते हैं ये। ऐसे करेंगे तो क्या, कुछ हमारा बाहर चेंज नहीं आता है, लेकिन हमारा आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। दोनों ये क्या करते हैं, आपस में जब काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं, उसके थ्रू हमारा आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं भाई। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल का आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं वैसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है भाई, अब आ जाता है ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। मतलब रेगुलेशन आ जाता है, कैसा रेगुलेशन आ जाता है कि मानो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो कम हो गया। ठीक है, फिल्टरेशन जो है कम हो गया। अब फिल्टरेशन कम हो जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। अब हमको फिल्टरेशन मेंटेन करके रखना है, तो हमारा क्या क्या चलता है, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिससे हमें पता चल, मतलब कि हमारा वापस से जो ग्लोमेरुलेशन फिल्टरेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट मेंटेन कर सके। अगर हमारा GFR कम हो जाता है तो हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम GFR मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो इसका हमें कहाँ से पता चलता है, इसकी पूरी एक मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, इससे पूरी मैकेनिज्म होती है। कैसे मैकेनिज्म चलती है, तो देखो भाई, इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम लिखा है, लेकिन एल्डोस्टेरोन भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो हम इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक, अब हुआ क्या इसमें, ये कैसे इनिशिएट होता है, देखो इनिशिएट कैसे होता है कि रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, मतलब जो हमारा ब्लड आ रहा था वो फ्लो कम हो गया, उसका फ्लो कम होगा तो मतलब हमारा रेट भी GFR कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ही कम है तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये कम होता है, हमारा जो JGA है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, याद आया अभी जो हमने जस्ट वहां पे तुम्हें बताया था, जहां पर मैक्यूलर डेंसा सेल थी, इफरेंट आर्टीरियोल थी। ठीक है, वो क्या होता है, वहीं हमारा GFR डिटेक्ट होता है, वहीं हमारा रीनल फ्लो डिटेक्ट होता है ना।
अगर हमारा वहां क्या हो, रीनल फ्लो कम है तो वहीं से डिटेक्ट हो जाता है। और जैसे ही एक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटिस को पता चलता है कि भाई ये तो जीएफआर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो हमको क्या करना है, मेंटेन करना है भाई इसको। तो ये सिक्रीट करती है रेनिन। क्या सिक्रीट करती है, रेनिन। ठीक है, ये दूसरा रेनिन आ गया। पहला रेनिन याद है क्या तुम लोगों को? यस मैम। कौन सा? मैम जो मैम इन्फेंट्स में दूध डाइजेस्ट करता है। हाँ, मिल्क डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम जो होती है उसमें डबल एन होता है, इसमें क्या है, सिंगल एन है। ये रेनिन आ हमें सिंगल एन में खाली एक्सक्रीटोरी सिस्टम के लिए यूज होता है ना? हाँ, ये अलग है ना, क्योंकि वो अलग मैम है, आपने ये डाइजेशन किडनी से पढ़ाते टाइम पे सिक्रीट हो रहा बोला है। था मैम 2 रेनिन हाँ, होते हैं। 2 रेनिन होते हैं, है ना। ये किडनी से सिक्रीट हो रहा है, वो अपना स्टमक में सिक्रीट हो रहा था। मतलब फर्क कितना है, समझ रहे हो ना। ये हमारा अलग जगह से सिक्रीट हो रहा है, वो अलग जगह से सिक्रीट हो रहा है। इसका काम अलग है, उसका काम अलग है, इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है, पूरी ही अलग है ये। इसलिए तो इनके नाम भी अलग है, उसमें डबल एन आया है, इसमें सिंगल एन आया है। इसलिए हमने तुम्हें वहां भी बताया था, जिससे क्या हो, एक तुम लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक, तो रेनिन क्या करेगी, रेनिन सिक्रीट हुई, रेनिन क्या करेगी, एंजियोटेंसिनोजिन, मतलब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है एंजियोटेंसिनोजिन, इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। ठीक, एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगी, हमारी एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसमें देखो थर्ड तक हमारा आ गया, लेकिन एंजियोटेंसिन सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये क्या करता है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और जैसे ही वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, उससे क्या होगा, ब्लड मैम फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो जीएफआर मेंटेन होगा। दूसरा फिर ये क्या काम करता है, दूसरा काम करता है ये भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जाके एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कराता है। ठीक है, क्या कराता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जाके हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या कहता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करो। ये हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल ग्लैंड का। तो एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एक मेड्यूला, एक कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जाके कहता है भाई एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करो, और एल्डोस्टेरोन बदले में क्या करता है, Na+ रीएब्जॉर्प्शन। क्या करता है बदले में, Na+ रीएब्जॉर्प्शन करता है ना। और साथ साथ में वाटर भी, साथ मैम साथ में। एड्रेनल ग्लैंड में तो हम एड्रेनालाइन होता है ना सिक्रेटम हार्मोन? वही तो बताया, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो होते हैं वो तुम कह रहे हो एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन, है ना, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो होते हैं वो हमारा मेड्यूलर सिक्रीट करता है, उनको मेड्यूलरी हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है इनको कॉर्टिकल हार्मोन बोलते हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हुआ। एल्डोस्टेरोन हमारा कौन सिक्रीट करता है, कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है भाई, है ना। जैसे कॉर्टिसोल हुआ, कौन सिक्रीट करता है, कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। तो ये 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, और दोनों पार्ट जो होते हैं अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जो हम इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन पढ़ते हैं वो मेडुलरी हार्मोन होते हैं, और जो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स और सेक्स कॉर्टिकोइड्स पढ़ते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो होते हैं मेड्यूला सिक्रीट करते हैं, और जो कॉर्टेक्स होता है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये हम मेन हार्मोन लिख रहे हैं, कॉर्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकोइड्स जो होते हैं वो हमारे कौन सिक्रीट करता है भाई, कॉर्टेक्स हार्मोन सिक्रीट, सॉरी कॉर्टेक्स पार्ट सिक्रीट करता है। इनको हम मिला के कॉर्टिकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। अभी समझ में आया, तभी यहाँ पे देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स ही ये हार्मोन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन।
जो कि क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखता है। कैसे? Na+ रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर, मेन काम तो Na+ रीएब्जॉर्प्शन और साथ साथ में क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी करता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा GFR मेंटेन होता है ना, GFR मेंटेन होता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। आया समझ? यस मैम। ठीक है भाई। लास्ट आ जाता है मिक्यूरेशन, लास्ट नहीं है, मिक्यूरेशन आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है मिक्यूरेशन। तो मिक्यूरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्यूरेशन। कि रिलीज ऑफ यूरिन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं जिसको हम मिक्यूरेशन बोलते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट, ठीक है, एक मैकेनिज्म चलती है ना, एक ब्रेन तक हमारा इम्पल्स जाता है, फिर ब्रेन से इम्पल्स आता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है वो ओपन होता है। तो न्यूरल मैकेनिज्म चल रही है भाई ये। तो इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, मिक्यूरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा इनवॉलेंट्री होता है, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम से जब सिग्नल आता है तब वो ओपन हो जाता है। सेकंड क्या है, वॉलेंट्री है, ठीक है, जब तक हम उसको नहीं चाहते हैं तब तक वो ओपन नहीं होगा। तो वॉलेंट्री सिग्नल में क्या होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरिन रिलीज करता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स बताई थी कैसी थी, स्ट्रेचेबल थी, तो वो यूरिन फिल होती जाती है तो उसकी मसल्स स्ट्रेच करती जाती है। An adult human excreta on an average 1.5 liter 1 to 1.5 liter of urine per day। यूरिन कैसी होती है, लाइट येलो कलर होता है, स्लाइटली एसिडिक होती है। क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है, मेन इसमें याद करने का, स्लाइटली एसिडिक। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूरिन, मतलब जो नॉर्मल यूरिन में हमें नहीं दिखने चाहिए, ऐसा क्या क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। क्यों प्रोटीन नहीं देखने चाहिए भाई, प्रोटीन तो फिल्टर ही नहीं हुई, याद है, प्रोटीन तो यस मैम। फिल्टर ही नहीं हुई, और प्रोटीन आ गई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन आती ही नहीं है, और प्रोटीन आ गई मतलब कुछ ना कुछ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो मोस्ट प्रॉपर गड़बड़ क्या होती है, इंजरी ऑफ रीनल ट्रैक्ट। कि रीनल ट्रैक्ट में क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स हमारे फिल्ट्रेट में आ गई। बाइल सॉल्ट्स एंड पिगमेंट, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स आते हैं यूरिन में, लेकिन एक लेवल से अगर ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, एक लेवल होते हैं उनके प्रॉपर, अगर उससे ज्यादा आ जाते हैं तो हम जॉन्डिस समझ सकते हैं कि जॉन्डिस हो रखा है। ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है ग्लाइकोज यूरिया और डायबिटीज मिलाइटस। तो कभी कभी क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कभी एक बार या दो बार क्या हुआ कि हमने टेस्ट कराया एक बार, तो उसमें ग्लूकोज अपेयर हो गई, ठीक है, तो हम उसको ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे। क्या कंडीशन बोलेंगे, ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो परसिस्टेंट है, ठीक है, ये ग्लूकोज परसिस्टेंट है कि यूरिन में आ ही आ रहा है, कभी कभार आ जाए तो ग्लाइकोज यूरिया बोल देते हैं, लेकिन क्या है, परसिस्टेंट है, ये है ही भाई। तो हम उस कंडीशन को, फिर हम उसको डिसीज में आ जाते, डायबिटीज मेलाइटस आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस बोलते। दो डायबिटीज होती हैं, एक डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड डायबिटीज ग्लाइकोज यूरिया। इंसिपाइडस। दो डायबिटीज होती हैं, ठीक। एक डायबिटीज तो वो होती है ग्लूकोज वाली, कि अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए। एक दूसरी होती है जिसमें यूरिन जो होती है डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट यूरिन रिलीज होती है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन है, किडनी जो होती है अच्छे से काम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से नहीं कर पाती है, रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाती है, जिससे वजह से क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है, डाईयूरेसिस होता है। क्या होता है, डाईयूरेसिस होता है, ठीक है।
मतलब क्या होता है, इसमें जो पर्सन जिसको डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो उसमें क्या होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट यूरिन जो है वो बन रही है ना, वाटर लॉस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो फ्रिक्वेंट मिक्यूरेशन के लिए जाना पड़ता है, वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ता है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और दूसरी डायबिटीज कैसी होती है, ग्लूकोज वाली, जिसमें हमारी इंसुलिन की वजह से होती है। ये वाली होती है हमारी जब हमारे एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। क्या अच्छे से नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, मतलब कि हमारा मे बी एल्डोस्टेरोन में कुछ गड़बड़ है, मे बी हमारा रेनिन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, मे बी हमारा एंजियो मतलब रास मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा, ठीक है, रास मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस होती है इंसुलिन की वजह से। किसकी वजह से? मैम इसलिए इंसुलिन। हम इंसुलिन की हम इंजेक्शन भी दी जाती है ना। हाँ, है ना। क्यों? इंसुलिन जो होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। मतलब अगर हमारे पास ज्यादा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती, तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज होगा तो वो यूरिन में अपीयर होने लगेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। मैम ज़्यादा ग्लूकोज होने से मैम क्या हार्म होता है मैम? अरे भाई सबसे तो है ना, ये डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, ये डायूरेसिस, इसमें एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एक स्टेटमेंट आता है एल्डोस्टेरोन प्रिवेंट डायूरेसिस, एल्डोस्टेरोन प्रिवेंट्स डायूरेसिस। कैसे भाई? डायूरेसिस मतलब कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो रिलीज हो रही है, डाइल्यूट यूरिन रिलीज हो रही है। तो एल्डोस्टेरोन तुम्हें पता है क्या करता है, Na+ रीएब्सॉर्ब करता है, उसके साथ साथ वाटर भी रीएब्सॉर्ब करता है, तो जिसकी वजह से ये डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। सेकंड, कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी कब आ सकती है? डायबिटीज मेलाइटस वाली कंडीशन में आ सकती है और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में आ सकती है। क्या आप बहुत लंबा फास्ट कर रहे हो? फास्ट तो अपना वाला तो मत समझना, फास्ट मतलब प्रॉपर फास्ट, कुछ भी नहीं खाने वाला फास्ट, ठीक है। तो ये प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जब होती है तो उसमें भी कीटोन बॉडीज हमको दिख सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लूकोज फूटने लगता है। क्रिएटिनिन हाइपरथायरॉयडिज्म में दिख सकता है और स्टार्वेशन में दिख सकता है, मतलब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, मतलब जब बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, बिल्कुल लास्ट कंडीशन आप मान सकते हो कि लास्ट कंडीशन हो, तो उसको उसी को तो स्टार्वेशन बोलते हैं, तो उसमें क्रिएटिनिन हमको दिख सकता है। ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये नॉर्मल यूरिन में नहीं दिखते हैं, ठीक है। और अगर ये दिख जाए तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। आया समझ? यस मैम। ठीक है भैया, है ना। एक मिनट, अब आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला क्या आता है? यूरेमिया। यूरेमिया मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। अगर यूरिया हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कर पाती है, मतलब यूरिया हमारी ब्लड में होती है, ये नहीं कह रहे हम नहीं होती, होती है, लेकिन एक जो प्रॉपर कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा हो जाए तब हम उसको यूरेमिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। और ये कब होता है? जब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस बोलते हैं ना, जो डायलिसिस हम सिर्फ डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है, मतलब जो काम हमारा किडनी नहीं कर पा रहा है उसको हम बाहर से कराते हैं। मतलब जो काम हमारा किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर हमारा किडनी ये काम करने में फेल हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से इसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारा ब्लड आता है, ठीक है, एक वेसल से ब्लड आता है, दूसरी वेसल में ब्लड हम भेजते जाते हैं, ठीक, एक वेसल से ब्लड आता है, दूसरी ब्लड वेसल से हम ब्लड भेजते जाते हैं, फिल्टर करके भेजते जाते हैं, समझना, फिल्टर करके नहीं भेजते। और जब ब्लड आता है तो याद रखना हम इसमें हेपेरिन मिलाते हैं, तो सॉरी एंटी हेपेरिन मिलाते हैं, सॉरी हेपेरिन मिलाते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड कोगुलेट ना करे,
क्या करे, ब्लड कोगुलेट ना करे, ठीक है, क्योंकि एंटी कोगुलेंट होता है ना हेपेरिन। यस मैम। तो हम हेपेरिन मिलाते हैं जिससे हमारा ब्लड कोगुलेट ना करे, और जब अंदर जाता है तो हम इसमें एंटी हेपेरिन मिलाते हैं। अंदर जाता है तो हम इसमें एंटी हेपेरिन मिलाते हैं, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है, हमारा जो डायलिसिस के बाद जो ब्लड होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, डायलिसिस के बाद जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या होता है, यूरिया के अलावा सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि यूरिया ही के लिए तो हम ये कर रहे हैं ना डायलिसिस, यूरिया निकालने के लिए। तो इसमें जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है, ये जो है ना डायलिसिंग मेम्ब्रेन, इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड में यूरिया के अलावा सब कुछ होता है, तभी तो वो ब्लड से हमारा फ्लूइड में यूरिया आएगा। अगर हम फ्लूइड में पहले ही से यूरिया रख देंगे तो आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि कंसंट्रेशन के बेस पे चलता है ना सब, यस ठीक है। मैम। हमारे फ्लूइड में यूरिया नहीं होता, तभी तो ब्लड से आएगा। तो डायलिसिंग फ्लूइड में यूरिया के अलावा ब्लड का सेम होता है, मतलब जितनी प्रोटीन होना, जितना आयरन होना, सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट यूरिया। अगर यूरिया भी होगी तो फिर क्या ही हम करेंगे, किस लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तो यूरिया के अलावा सब कुछ होता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, रीनल कैलिकुलाई, ठीक है। रीनल कैलिकुलाई क्या होता है, स्टोन और इनसॉल्युबल मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, पथरी बोल देते हैं ना, क्या होता है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट फॉर्म विद इन द किडनी, उसको रीनल कैलिकुलाई बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये वाला वर्ड जब भी आए समझ लेना इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, और आगे ग्लोमेरुलो जुड़ा हुआ है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, समझ गए? यस मैम। ठीक है, ये राइटिस वर्ड कहीं भी आया तो समझ लेना इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए आता है ये वर्ड, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। इसके साथ हमारा ये क्या हो जाता है, चैप्टर समाप्त हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इस से डिसीज में होता क्या है, किसमें, लास्ट वाले में? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जब हमारी सेल्स क्या हो जाती है, मतलब अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसमें क्या आ जाएंगी, सेल्स जो होने लगेंगी, उनमें रेडनेस आ जाएगी, स्वेल अप हो जाएंगी, है ना। तो इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। इसमें जो मैंने सुना है कि मैम एक एक मैम ह्यूमन बीइंग में मैम एक किडनी में भी जिंदा रहते हैं। हाँ, एक किडनी में जिंदा कैसे रहते हैं मैम? क्यों भैया, हमारा एक किडनी भी तो फिल्टर करेगी, उतनी उनकी उतनी लाइफ स्टाइल नहीं हो जाती जैसे तुम समझो नॉर्मल लोगों की लाइफ स्टाइल की तरह जी ले वो, नहीं, उनको ध्यान रखना पड़ता है अपनी लाइफ स्टाइल का। लेकिन हाँ, एक किडनी भी अपनी काम कर सकती है, एक किडनी भी अपना क्या कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कर सकती है, लेकिन वो लाइफ स्टाइल वैसी नहीं जी सकते हैं जैसे हम सोचें कि हमारी जैसी दो लोग जिसमें दो किडनी हो उस जैसी लाइफ स्टाइल जी लें। जैसी एक किडनी काम करती है वैसी ही दूसरी, मतलब दोनों किडनी सेम ही काम करती हैं। तो एक अगर खराब हो जाती है तो एक तो यूरिन फॉर्मेशन कर रही है ना, एक तो ब्लड को फिल्टर कर रही है, भले ही दोनों से अब कम हो रहा है लेकिन कर तो रही है। तो उसकी लाइफ स्टाइल वैसी नहीं रह जाती है जैसी नॉर्मल लोगों की रह जाती है, लेकिन हाँ जिना रहने लायक, एक तो चलने लायक अपनी लाइफ बन जाती है, समझ गए? यस मैम। और कुछ? नो मैम। चलो, ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म, ठीक। कल हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और रेस्पिरेशन के कर लिए, कल तक हमको रेस्पिरेशन के भेज देना, ठीक है? यस मैम। ओके। यस मैम।